Good morning friends. How are you? Welcome to Youth Gurukul ऑनलाइन एमपीटेट क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हमारे परिवार हमारे मित्र में ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत और अनवीनीकृत स्रोत। तो क्या होती है ऊर्जा? हम पढ़ते हैं। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो किस क्षमता से करेगा उसे कहा जाता है ऊर्जा। जितनी एनर्जी होगी उतना ही अच्छा कार्य होगा। तो कार्य करने की क्षमता ही क्या है? ऊर्जा कहलाती है। और इस ऊर्जा के बिना हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं बचता है। हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य तत्व है। दूसरा ही क्या है? किसी भी देश की, अब हमारे लिए ही नहीं हमारे देश के लिए भी, किसी भी देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास और प्रगति और हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इसके कुछ परंपरागत तरीके हैं, कुछ गैर परंपरागत है, कुछ नवीनीकृत है, कुछ अनवीनीकृत है। तो हम इन सभी को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे अगर टॉपिक में देखा जाए सिलेबस में तो है पारंपरिक। मतलब पारंपरिक और गैर पारंपरिक। क्या होता है पारंपरिक? जो परंपरागत रूप से कई वर्षों से चले आ रहे हैं, जिनमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम क्या देख लेते हैं? तापीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये दोनों ही परंपरागत रूप से बनती आ रही है। जल से भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और ताप से, ताप मतलब कि कोयले से, ईंधन से जो विद्युत उत्पादन होती है उसे बोला जाता है तापीय ऊर्जा। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या आते हैं परंपरागत में? जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी स्टार्टिंग से हमारे साथ है, केरोसिन है। जीवाश्म ईंधन में सभी आ जाएंगे, पेट्रोलियम, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो सब किसके हैं? परंपरागत में जीवाश्म ईंधन। दूसरा है तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा भी हमें जीवाश्म ईंधन से ही मिलती है। किससे मिलती है? कोयले से मिलती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर आप लोगों को जो भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आए या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए या मैं जो पढ़ा रही हूँ इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और मुझसे पूछिए कि मैम आप इस टॉपिक को क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर कर लूँगी। ठीक है, अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या आता है? तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में हम किसे सम्मिलित कर लेंगे? कोयला, पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हो गए? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संसाधन हैं। अब वहीं अब दूसरी तरफ देख लेते हैं तो गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आएंगे? अब गैर परंपरागत मतलब जिनका अभी अभी आविष्कार हुआ है, कुछ समय के पहले ही जिनका आविष्कार हुआ है या जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। भूतापी मतलब कि भूमि के गर्भ में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसी को हम अपने यूज़ में लाने के लिए उसका रूप परिवर्तित करते हैं। परमाणु ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल, हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ एक शॉर्ट रिमाइंड कर लीजिए कि कौन से परंपरागत है, कौन से गैर परंपरागत है, क्योंकि अभी एक और टाइप आएगा, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तो आपको वहाँ हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल, ये सभी क्या है? गैर परंपरागत है। ठीक है, और ये जो है वो परंपरागत तरीके हैं क्योंकि हमसे टॉपिक में ही पूछा गया है। अगला देख लेते हैं हम तापीय ऊर्जा देख लेते हैं। ठीक है, पहले तापीय ऊर्जा देख लेते हैं। अब तापीय ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के ही बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि आपकी मध्य प्रदेश की ही एग्ज़ाम है। सबसे पहले तापीय ऊर्जा मतलब कि कोयले से बिजली उत्पादन, तापीय ऊर्जा जिसके अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले जो हमारे यहाँ विद्युत केंद्र लगा था वो लगा था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कौन सा ताप विद्युत केंद्र लगा था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र लगा था। ये कहाँ लगा हुआ है? कौन से ज़िले में लगा हुआ है? तो बुरहानपुर में लगा हुआ है।
ये कागज़ के कारखाने के लिए फेमस था, ये हेडिंग नहीं है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है वो बुरहानपुर ज़िले में है और बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि नेपानगर में हमारे कागज़ का कारखाना है। अब कागज़ के कारखाने को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? विद्युत की, मतलब ऊर्जा की, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, मतलब कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसलिए हमने वहाँ पे कागज़ के कारखाने को चलाने के लिए नेपानगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना करी थी, जो कहाँ है? बुरहानपुर ज़िले में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, पहला विद्युत केंद्र है चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर नेपानगर। और वो किसके लिए किया गया था? जिसकी स्थापना कागज़ के कारखाना बनाने के लिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना जो है, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है। यहाँ पे 2260 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है और ये कहाँ है? सिंगरौली के बेठन में। आपने देखा होगा ये ताप विद्युत केंद्र जो लगे हैं वो या तो नदी के किनारे लगे हैं या जहाँ कोयले का उत्पादन सर्वाधिक है, मतलब जहाँ रॉ मटेरियल की उत्पादकता ज़्यादा है वहाँ ये ताप विद्युत केंद्र लगे हैं। अब जो सिंगरौली के बेठन है, अब सिंगरौली के बेठन को क्या बोला जाता है? ऊर्जा राजधानी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बैतूल में है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र शहडोल में है। पेस ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। और अमरकंटक ताप विद्युत कहाँ पे है? शहडोल में है, शहडोल सुहागपुर। मुझे लगता है ये आपके क्लियर हो जाएंगे। यही आपके ताप विद्युत केंद्र है। परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उसमें से ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र सबसे पहला है, नेपानगर बुरहानपुर। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? कि कागज़ के कारखाने को हम सफलतापूर्वक संपादित कर सकें। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सबसे बड़ी परियोजना है, सिंगरौली बेठन में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा के पहाड़ कहाँ है? अपन देखेंगे तो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा यहीं फैले हैं, तो बैतूल में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र शहडोल में। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा, तो पेंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में। अमरकंटक कहाँ है? शहडोल में, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? शहडोल सुहागपुर में। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं जल विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रसिद्ध जल विद्युत केंद्र हैं? तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, ये चंबल घाटी परियोजना के तहत बना था। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है? मंदसौर जिले के बुरहानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र है। कहाँ है? मंदसौर के बुरहानपुर में। कौन सी परियोजना? चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। गांधी सागर डैम बना हुआ है ना मंदसौर जिले में, बस उसी के ऊपर जो बना है चंबल घाटी परियोजना, विद्युत उत्पादन की जाती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, घूमा होगा, तो आप लोगों को ये जानकारी होगी। अगला है इंदिरा गांधी जल विद्युत केंद्र। इंदिरा गांधी जल विद्युत केंद्र है खंडवा में। इसके साथ महेश्वर है, महेश्वर जल विद्युत केंद्र, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ जल विद्युत केंद्र बने हैं। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र और इंदिरा गांधी जल विद्युत केंद्र। एक खंडवा में है, एक चंबल की घाटी, मंदसौर, बुरहानपुर। अब अगला हम देख लेते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा के प्रकार। हमारे सिलेबस में देखेंगे तो नवीनीकृत और अनवीनीकृत का पूछा है। अब नवीनीकृत मतलब जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, जिन्हें फिर से उत्पादित किया जा सकता है। अनवीनीकृत जिनका उत्पादन फिर से नहीं किया जा सकता, जिसका एक बार उपयोग हो गया उसका फिर निर्माण नहीं किया जा सकता, उसे बोला जाता है अनवीनीकृत स्रोत। मतलब जिसका भंडार असीमित नहीं है, जिसका भंडार सीमित है, वो है अनवीनीकृत। जिन्हें पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है वह है अनवीनीकृत। याद रखना डेफिनेशन। अनवीनीकृत क्या है? जिनके भंडार हमारे पास सीमित है। दूसरा,
जिन्हें पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, पुनः चक्र नहीं चलता है, जिसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है एक बार प्रयोग करने के बाद। अगला, जिनके प्रयोग से प्रदूषण फैलता है, वह सब क्या है, नवीनीकृत में आएंगे। अब नवीनीकृत के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला चलेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। और जीवाश्म ईंधन, कोयले का एक बार प्रयोग हो गया तो उसका दोबारा प्रयोग नहीं होता है, बार बार उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक बार जल गया, राख बन गई, फिर से वो कोयला नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या है, अनवीनीकृत। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, अनवीनीकृत। उसके साथ ही क्या है, एक परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा भी किस में रखा गया है, अनवीनीकृत में। मतलब परमाणु कैसे बने गए, नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को फिर हम यूजुअली परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे बोला जाता है परमाणु ऊर्जा। तो एक बार नाभिक का या उन परमाणु का यूज़ हो गया तो वो परमाणु फिर से नहीं बनेंगे, तो इसलिए इसको भी हमने किस में रखा है, नवीनीकरण में। लेकिन ये कौन सा है, गैर परंपरागत, जिसका निर्माण अभी हुआ है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस याद कर लेना, मैंने अच्छे से एग्जाम्पल दिए आपको। इसके बाद देख लेते हैं, अनवीनीकृत में आपने देख लिया है पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी किस में आएंगे, अनवीनीकृत में। लेकिन नवीनीकृत में कौन कौन से आएंगे, सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी हमें निरंतर मिलती रहती है। जल ऊर्जा, जल का भी पुनर्चक्रण से जल बनता है। भूतापी ऊर्जा, गर्भ में जो ऊर्जा है वो हमें हमेशा मिलती रहेगी। समुद्री ऊर्जा, समुद्र की मात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि समुद्र का कितना % है पृथ्वी पर, लगभग 70% के आसपास समुद्र है, और निरंतर ये समुद्र की जो बड़ा समुद्र का जो एरिया है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगला देख लेते हैं, पवन ऊर्जा, हवा निरंतर चलती रहेगी, अगर हवा ही नहीं चलेगी तो मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उसी ऊर्जा से हम क्या करते हैं, उसी हवा से हम इसको क्या में परिवर्तित कर रहे हैं, विद्युत में और ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये पवन ऊर्जा। अब हम इसे अच्छे से देख लेते हैं, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, जल ऊर्जा किसे कहते हैं। जल ऊर्जा मैंने आपको बता ही दिया है, भूतापी ऊर्जा क्या होती है, समुद्र ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है। जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है, नदियों के जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है। नदियों के जल है, वर्षा का जल है, जो बहता हुआ पानी आ रहा है, उनको हम क्या करते हैं, बांध में एकत्रित कर लेते हैं, बांध बनाकर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराया जाता है और टरबाइन को चलाया जाता है। टरबाइन होता है और उस पर जल को ऊंचाई से गिराया जाता है, और जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो एक एनर्जी के साथ गिरेगा, उसी दाब से क्या होता है, टरबाइन घूमता है। अब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगी, विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, तो इससे जल विद्युत बनती है। आपने गांधी सागर बांध देखा होगा, गांधी सागर बांध बना उसके बाद ही वहाँ पे जल विद्युत परियोजना बनी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जल इकट्ठा किया गया, फिर उस इकट्ठे जल को एक ऊंचाई से गिराया गया। अब ऊंचाई से गिरेगी तो वो कुछ एनर्जी को लेके गिरेगी। आपने देखा होगा स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब अगर उसमें गतिज ऊर्जा है, मतलब उसमें कुछ एनर्जी आई, उसमें दाब आया, तो वो किसी एक रोलर के ऊपर गिरता है, टरबाइन के ऊपर, तो वो टरबाइन घूमता है, और जब वो टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। इसलिए ये जल विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, ये पर्यावरण के संतुलन काम करती है। ये पर्यावरण के संतुलन और पुनर्वास की समस्या का भी समाधान करती है। यहाँ पे है, ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखती है और पुनर्वास की समस्या आती है। जब जल विद्युत परियोजना के लिए अगर हम बांध बनाएंगे तो बांध बनाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और उस एरिया के आसपास के 5 किलोमीटर तक के लोगों को हमें दूसरी जगह विस्थापित करना होगा। जो वहाँ पे बस रहे हैं पहले से, उन्हें बोला जाएगा कि आप दूसरी जगह विस्थापित हो। तो वहाँ पे हमें क्या आती है, पुनर्वास की समस्याएं आती है। आपने देखा होगा मेघा पाटेकर और सरदार सरोवर परियोजना,
इन दोनों को अगर लिंक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पुनर्वास की समस्या क्या होती है। कुछ समय पहले ही हुआ था मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। वहाँ का पूरा एरिया खाली कराया गया था क्योंकि वहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना की जो बांध की ऊंचाई है उसे बढ़ाया गया, क्योंकि उसकी क्षमता बढ़ाई गई। अब जब उसकी क्षमता बढ़ाई गई तो उसमें काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा करना है और हो सकता है कि कुछ जानहानि हो जाए। इस कारण से वहाँ के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को खाली किया जाता है। तो वहाँ पुनर्वास की समस्या आई थी और इसका जो नेतृत्व किया था वो मेघा पाटेकर जी ने किया था। अगला देख लेते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? अब सूरज से हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो सौर सेल के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को किससे प्राप्त किया जाएगा? सेलों से प्राप्त किया जाता है। तो सौर सेल के द्वारा सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और ये सेल किससे बने होते हैं? तो ये सेल बने होते हैं सिलिकॉन और गैलियम से बने होते हैं। अब सूरज की रोशनी सर्वाधिक जहाँ होगी वहीं पे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो उष्णकटिबंधीय देश क्या होते हैं? जहाँ सूर्य की रोशनी सीधी गिरती है, मतलब सूर्य की रोशनी जहाँ सीधी गिरती है उष्णकटिबंधीय देश कहलाते हैं, जहाँ 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। वहाँ सौर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। अब जैसे हम भारत को ही देख लें, अब भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून वाला देश कहा जाता है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी क्या होती है? हमारे ऊपर सीधी गिरती है। सूर्य हमें सुबह 6 से लेके शाम को 6 बजे तक की रोशनी प्रदान करता है, मतलब 6 घंटे तक सूर्य हमारे साथ रहता है। उन देशों को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय देश। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरज की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलेगी, तो वहाँ पे हम सौर ऊर्जा की आराम से उत्पादन कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आपने देखा होगा पवन चक्कियाँ लगी हुई है। पवन चक्की क्या करती है? उसकी तो जो 3 पंखुड़ियाँ होती है वो घूमती है, हवा की गति के कारण वो घूमती है। वो जैसे घूमेगी, जितनी गति से घूमेगी वैसे ही ऊर्जा का उत्पादन होगा। अगला देख लेते हैं भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल, पृथ्वी के अंदर का एक तापमान होता है जो कि गर्म होता है। अब वहाँ पे अगर कोई पानी इकट्ठा है तो वो गर्म जल के स्रोत से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब भूतापी ऊर्जा के कुछ केंद्र लगे हैं, हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम में, और कश्मीर की पुंगा घाटी में भूतापी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में अभी सभी जगह नहीं की जाती है, कुछ जगह है जहाँ की जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम में और कश्मीर की पुंगा घाटी और उत्तराखंड में भूतापी ऊर्जा से एनर्जी प्राप्त करने के संयंत्र लगे हुए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा क्या होती है? मैंने बोला था ना समुद्र ऊर्जा मतलब ज्वारी ऊर्जा। अब समुद्र में क्या होता है? ज्वार भाटा आता है, मतलब समुद्र की जो लहरें हैं एक टाइम ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है। तो वो जो लहरें ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, कुछ एनर्जी के साथ ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है। वो नीचे गिरती है तब क्या होता है? वहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है, और उन लहरों से जब टरबाइन चलता है तो क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। तो वही है, यह मुख्यतः समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के कारण जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसे कहा जाता है ज्वारी ऊर्जा। अगला देख लेते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? जैविक अपशिष्टों, मतलब ये कूड़ा करकट, खाद्य पदार्थों का अपशिष्ट है, कोई जानवर मर गया है, वो सभी जीव जंतु है, उनके जैविक अपशिष्टों, गोबर है, घरेलू अपशिष्ट है। तो गोबर और घरेलू अपशिष्टों से बनाई जाती है, और पेड़ पौधे वगैरह काफ़ी जैविक अपशिष्ट में आ जाएंगे। तो इनके अपशिष्टों से और उनके अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा को बायोगैस कहा जाता है। और बायोगैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? खाना बनाने के लिए या छोटे मोटे लघु उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा होती है नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और
थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके इसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा एक ही होता है। परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा दोनों एक ही बात है। अब ये नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कैसे बनेंगे? जब नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जो तमिलनाडु में लगा हुआ है, कर्नाटक में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, जब नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और थोरियम दो प्रकार की धातुएं होती है, उनमें जब विखंडन किया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी ऊर्जा से हम बिजली का उत्पादन करते हैं और ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। और कौन सा है? अनवीनीकरण। एक बार यूरेनियम और थोरियम धातुओं का यूज हो गया तो फिर से इनका पुनः उत्पादन नहीं हो सकता है। ये नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आपने पढ़े हैं ना, वो कैसे बनते हैं? वो यूरेनियम थोरियम नाभिकीय रिएक्टर में बनते हैं। तो बस इन्हीं धातुओं का जब विखंडन होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसी से हम परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अगला देख लेते हैं बायोडीजल। अब बायोडीजल क्या होता है? रतन जोत का पौधा आपने नाम सुना होगा, जेट्रोफा, के बीजों से एक जैव डीजल उत्पादन किया जाता है, उसी को कहा जाता है बायोडीजल। बायोडीजल जो होता है जेट्रोफा या रतन जोत, और एक और पौधा होता है जोजोबा, इनके बीजों से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसे बायोडीजल कहा जाता है। और इसका जो संयंत्र है वो कहाँ है? उसका संयंत्र जो है वो आंध्र प्रदेश के किक्कीनाड़ा में इसका संयंत्र बना हुआ है। ये काकीनाड़ा है, किक्कीनाड़ा नहीं है, काकीनाड़ा। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में बायोडीजल का संयंत्र बना हुआ है। इस तरीके से हमने देखा ऊर्जा के नवीनीकरण, अनवीनीकृत संसाधन, और इन्हीं के बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। इसके अलावा मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपने पहले भी वीडियो में कमेंट नहीं किया है, आप कमेंट्स कीजिए। बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? बायोडीजल जेट्रोफा रतन जोत के बीजों से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल। देश में पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ खोला गया है? काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। बायोडीजल काराकास व पोग्निया आदि के बीजों से भी प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल। ये काराकास और पोग्निया बीजों से भी प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सभी सत्य है। अगला है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। अगला देख लेते हैं निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। मैंने पहले भी बोला था क्वेश्चन में नहीं आता है तो उस नहीं को मार्क कर लीजिए आप। सार्वजनिक परिवहन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का बढ़ना, ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण का प्रयोग, व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। अब बताइए ऊर्जा संरक्षण कहाँ नहीं होगी? सार्वजनिक परिवहन करेंगे तो मतलब अगर हमने एक बस चला दी और उसी में सारे लोग बैठ के जाएंगे और एक एक बस में जितने मान लो 35 कैंडिडेट बैठे हैं तो 35 ही कैंडिडेट अपने अपने वाहन से जाएंगे तो क्या होगा? क्या ऊर्जा का संरक्षण होगा? नहीं। जब 35 ही एक वाहन से जाएंगे तो ऊर्जा का संरक्षण मुमकिन है, क्योंकि एक ही बस में पेट्रोल जलेगा, 35 लोगों की कार में पेट्रोल नहीं जलेगा। तो ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, तो गैर परंपरागत ऊर्जाओं को बढ़ावा देकर हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण का प्रयोग करना, जहाँ ऊर्जा की दक्षता बढ़ती हो, जहाँ एक किलोग्राम पेट्रोलियम से अगर हम 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। 50 किलोमीटर की बजाय अगर हमने 100 किलोमीटर की दूरी तय की है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 1 लीटर पेट्रोलियम से अगर हमने 100 किलोमीटर की दूरी तय की है
50 किलोमीटर की दूरी की बजाय, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। मतलब हमने कहीं ना कहीं उसकी दक्षता को बढ़ाया है। अब दक्षता को बढ़ाया है, उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है BS6 मॉडल। गाड़ियों में BS6 मॉडल क्यों लेके आए हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारे जो पेट्रोलियम की खपत है उसको बढ़ा रहे हैं, हमारे पेट्रोलियम की खपत को कम कर रहे हैं, और हमारे माइलेज को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा प्रदूषण के समसूचक है। अगला है व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। अगर हम व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था करेंगे तो क्या हमारी ऊर्जा दक्षता बचेगी? ऊर्जा संरक्षण होगा? नहीं। अगर हम सार्वजनिक परिवहन को महत्व देंगे तो हमारी ऊर्जा संरक्षण बचेगी। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा? व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। अगला देख लेते हैं। देश देश के लिए नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा का अपव्यय रोककर संरक्षण की आवश्यकता है। तो क्या है? सतत विकास। सतत विकास मतलब हमें इन ऊर्जा के नवीनीकरण ऊर्जा, मतलब ऊर्जा का तो हमें निरंतर आवश्यकता रहेगी सही, क्योंकि मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा एक अहम वस्तु है, एक अहम आवश्यकता है। तो सतत विकास मतलब अगर हमें हमारी पीढ़ियों का विकास निरंतर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा के अपव्यय या ऊर्जा के संरक्षण को अपनाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अच्छा, एंड ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स करके हमें बताइए। अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो भी हमें बताइए। ठीक है, गुड डे दोस्तों।